मुझे अचानक होली लॉर्ड के 12 टैलिस्मन्स मिल गए, लेकिन इस बेकार सिस्टम ने मुझे सिर्फ एक ही चूज करने दिया। बाकी सब रेपुटेशन पॉइंट्स कमाकर अनलॉक करने थे। मैंने बार बार सोचने के बाद आखिर हॉर्स टैलिस्मन चुना। पहले मेरा प्लान था कि इसकी डिजीज क्योर करने वाली पावर से मॉडर्न सिटी में मिरेकल डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन ध्यान से सोचने पर लगा कुछ गड़बड़ है। आज के टाइम में अगर ऐसी सुपरनैचुरल पावर दिखा दी तो सीधा मौत को बुलाना होगा। लकी सिस्टम थोड़ा कंसिडरेट था और उसने सीधे एक टेलीपोर्टेशन अरे खोल दिया जो एक एंशियंट एक्सोटिक मार्केट प्लेस की तरफ जाता था। तभी मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया। मॉडर्न वर्ल्ड में छुपकर रहने से बेहतर है एंशियंट टाइम में जाकर खुद को एक हिडन इमोर्टल दिखाऊं और डिवाइन पावर यूज करके रेपुटेशन कमाऊं। परफेक्ट प्लान। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने एंशियंट कपड़े और प्रॉप्स खरीदे, सब चेक किया और टेलीपोर्टेशन अरे में एंटर कर गया। जब आंखें खोली तो मैं एक अनजान जगह के एंडलेस पहाड़ों में खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैंने टेलीस्कोप से आसपास देखा और थोड़ी दूर एक विलेज दिखा, लेकिन मैं सीधे नीचे जाकर खुद को रिवील करने वाला नहीं था। आखिर इमोर्टल को इमोर्टल जैसा बिहेव करना चाहिए। मॉर्टल्स खुद आकर मुझे ढूंढें, तभी मेरी वैल्यू बनेगी। मैंने पहले से तैयार ड्राई आइस स्प्रे फैलाया और थोड़ी ही देर में पूरा पहाड़ धुंध से भर गया। पूरा सीन डिवाइन लगने लगा। फिर मैंने एक पावरफुल स्पॉटलाइट ऑन किया और एक तेज सफ़ेद लाइट सीधा आसमान में चली गई जो बहुत दूर से भी दिख रही थी। इसी वक्त नीचे चिंगजेन विलेज में विलेज चीफ जो माओ काफ़ी परेशान था। यह पहले एक पीसफुल विलेज था, लेकिन करीब 10 दिन पहले अचानक आई प्लेग ने सब कुछ बदल दिया। विलेज चीफ जो, आप सबसे पढ़े लिखे हो, प्लीज़ मेरी बेटी नियनियन को बचाने का कोई तरीका सोचो। हंटर शीमंग जमीन पर घुटनों के बल रो रहा था। उसकी बेटी नियनियन का चेहरा बैंगनी पड़ चुका था, ठंडे पसीने में भीगी हुई, और उसकी सांसें बहुत हल्की थीं। जो माओ ने गहरी सांस ली। इस प्लेग का कोई इलाज नहीं जब तक कोई सच्चा इमोर्टल ना आए। तभी अचानक दूर पहाड़ से लाइट की बीम निकली और सब लोग शॉक हो गए। विलेज चीफ, क्या यह कोई ब्लेसिंग साइन है? जो माओ ने ऊपर देखा। क्या सच में कोई इमोर्टल आया है? चलो चलकर देखते हैं। बीमार विलेजर्स किसी तरह खड़े हुए और एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की तरफ चलने लगे। जल्दी चलो, पहाड़ पर जाकर इमोर्टल से मदद मांगते हैं। तभी जो माओ जोर से बोला, रुको सब लोग, वो पहाड़ यहां से कम 7-8 मील दूर है। तुम लोग इस हालत में कैसे जाओगे? ऊपर से रात का समय है, जंगली जानवर बाहर निकलते हैं, यह बहुत खतरनाक है। सुबह तक इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित होगा। विलेजर्स थोड़े रुक गए, लेकिन शीमंग अचानक खड़ा हो गया। विलेज चीफ, सुबह तक तो इमोर्टल शायद जा चुका होगा। मेरी बेटी और गांव वाले अब और इंतजार नहीं कर सकते। मैं एक शिकारी हूं। मैं पहले शू रिवर के रास्ते से पहाड़ का रास्ता चेक करूंगा और मुझे इमोर्टल से रिक्वेस्ट करनी ही होगी कि वो नीचे आकर हमारे गांव को बचाएं। जो माओ अंदर से बहुत परेशान होने के बावजूद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाकर उसे जाने दिया और कहा, ध्यान से जाना, संभल कर। चिंता मत कीजिए, मैं विलेजेस का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। शिमंग ने अपनी लकड़ी काटने वाली छुरी उठाई, टॉर्च जलाई और गहरे पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ा। उसी समय मैं टेलीस्कोप से विलेजर्स की हर मूवमेंट देख रहा था और मेरे होंठों पर आई मुस्कान अब छुप नहीं रही थी। मछली आखिरकार चारा निगल चुकी थी। मैंने आराम से एक सपाट पत्थर ढूंढा, पालथी मारकर बैठ गया और एक अलग ही शांत इमोर्टल वाला पोज ले लिया। दूसरी तरफ शीमेन घांफते हुए टॉर्च लेकर पहाड़ के नीचे पहुंचा ही था कि अचानक एक जंगली जानवर की जोरदार आवाज गूंजी और तुरंत ही एक दर्जन से ज्यादा भेड़िए पहाड़ से निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन काफी देर तक कोई ऊपर नहीं आया तो मुझे बेचैनी होने लगी। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? मैंने तुरंत अपना ड्रोन निकाला और उसे पहाड़ की तरफ उड़ाया। स्क्रीन पर जो दिखा उससे मेरा दिल कस गया। शिमेंग पहाड़ के बीचों बीच भेड़ियों से घिरा हुआ था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी मचटे को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर और निराशा थी। ये तो बुरा हो गया। अगर ये यहीं मर गया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। उसकी टॉर्च नीचे गिर चुकी थी और वो कई जगह से घायल था। चारों तरफ भेड़ियों को देखकर उसके मन में सिर्फ गिल्ट था। नियन, माफ करना, मैं इमोर्टल को नहीं बुला पाया। जैसे ही वो मरने मारने की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हुआ,
अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। भेड़ियों के राजा का सिर वहीं फट गया और पूरा झुंड डरकर पीछे हट गया। ये इमॉर्टल मैजिक है। अगले ही पल साधारण कपड़ों में एक आदमी आगे बढ़ा जिसके हाथ में एक अजीब सा आयरन मैजिक वेपन था। तुम जानवरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे इलाके में आकर हंगामा करो? भेड़िए डर तो गए थे लेकिन पूरी तरह पीछे नहीं हटे थे, जैसे अभी भी अटैक करने में हिचक रहे हों। ये देखकर मैंने बिना देर किए फिर से अपना वेपन उठाया। एक और जोरदार आवाज हुई और एक भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। अब पूरा झुंड डर के मारे भाग गया। शिमिंग ये सब देखकर पूरी तरह यकीन कर बैठा और जोर से घुटनों के बल गिर गया। धन्यवाद इमॉर्टल, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्लेग की वजह से चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ठीक है, पहले तुम्हारी हालत देख लेते हैं। मैंने हाथ उठाया और मेरी आंखों में होस्ट टैलिस्मन की हल्की सी झलक चमकी। फिर एक बैंगनी डिवाइन लाइट उस पर आ गिरी। शिमोंग को महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई है। उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए और प्लेग के सारे लक्षण भी गायब हो गए। वो बार बार सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगा। आपकी डिवाइन पावर का कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अंदर से खुश था लेकिन बाहर से मैंने ठंडा चेहरा बनाए रखा। रात में पहाड़ पर आने की हिम्मत क्यों की तुम लोगों ने? सर, हम नीचे क्विंगजियान विलेज के विलेजर्स हैं। हमारे गांव में अचानक प्लेग फैल गया है जिससे बहुत लोग मर गए और कई घायल हैं। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारे पूरे गांव को बचा लीजिए। मैंने जानबूझकर हल्का सा भौहें चढ़ाईं और थोड़ा अलग और शांत रहने का दिखावा किया। आखिर इमॉर्टल्स और इंसानों में फ़र्क होता है। मुझे आम लोगों के मामलों में आसानी से दखल नहीं देना चाहिए। इमॉर्टल, गांव वाले सभी बेगुनाह हैं। कृपया हम पर दया कीजिए और हमें बचा लीजिए। उनकी हालत देखकर मैंने और ज़्यादा एक्टिंग नहीं की और अपने कपड़ों में से एक चांदी जैसी सफ़ेद गोली निकाली। ये मेरी बनाई हुई क्लींजिंग पिल है। इसे पानी में घोलकर पूरे गांव के लोगों को पिला देना। इससे ये प्लेग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इमॉर्टल, मैं आपकी बात का पूरी तरह पालन करूंगा और ज़रा भी लापरवाही नहीं करूंगा। जैसे ही वो मुड़कर पहाड़ से नीचे जाने लगा, मैंने अचानक उसे रोक दिया। रुको इमॉर्टल, क्या आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है? इमॉर्टल बनने की एक्टिंग में मैं इस दुनिया की जानकारी लेना तो लगभग भूल ही गया था। यह सोचकर मैंने शांत आवाज़ में पूछा। मैं कई सालों से दुनिया से दूर एकांत में रह रहा हूं। अभी कौन सा साल चल रहा है और इस देश पर किस राज परिवार का राज है? शीमंग ने जवाब दिया। इमॉर्टल, मैं तो बस पहाड़ों में रहने वाला एक साधारण शिकारी हूं। मुझे राज दरबार की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस समय जाओ परिवार इस देश पर राज कर रहा है। जाओ परिवार का नाम सुनते ही मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो गया, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। शीमेंग तुरंत बोला, हमारे विलेज चीफ जो माओ बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा। मैं नीचे जाकर उन्हें कहूँगा कि वो खुद पहाड़ पर आकर आपको सम्मान दें। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, वैसे इमॉर्टल, मैं नीचे जाकर आपके सम्मान में एक स्मारक बनवाना चाहता हूँ और दिन रात आपकी पूजा करके आपकी जान बचाने वाली कृपा का बदला चुकाना चाहता हूँ। क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक विचार आया। अगर मुझे इस दुनिया में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बनानी है तो मेरा नाम भी दमदार होना चाहिए। जब 12 टैलिस्मन्स की शक्ति 8 महान राक्षसों में से एक होली लॉर्ड से आई है तो मैं खुद को होली लॉर्ड क्यों न कहूँ। ये सोचकर मैंने हल्का सा सिर उठाया और कहा, मैं होली लॉर्ड सूचान हूँ। अब जाओ, समय बर्बाद मत करो। शिमंग तुरंत खड़ा हुआ, उस डिवाइन दवा को बहुत संभाल कर उठाया और तेजी से पहाड़ से नीचे भाग गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके पूरे शरीर पर जहरीले घाव और जलन के निशान थे, लेकिन अब सारे घाव पल भर में भर चुके थे और बीमारी का एक भी निशान बाकी नहीं था। दूसरी तरफ चिंगजियन विलेज में सभी विलेजर्स बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और अंधेरे में से शीमंग की परछाई धीरे धीरे दिखाई देने लगी। मैं सच में इमॉर्टल से मिलकर आया हूं। ये डिवाइन मेडिसिन खुद इमॉर्टल ने दी है। इसे पानी में घोलकर सब लोग पी लेना, इससे प्लेग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। विलेज चीफ जो माओ आगे बढ़े और बोले,
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सच में कोई इमोर्टल था? कहीं कोई पहाड़ों की आत्मा या राक्षस तो नहीं था जो रूप बदल कर आया हो? शीमेंग ने तुरंत जवाब दिया, विलेज चीफ, इमोर्टल ने सिर्फ एक बार में पूरे भेड़ियों के झुंड को खत्म कर दिया और मेरे सारे घाव और प्लेग भी पल भर में ठीक कर दिए। इसमें जरा भी झूठ नहीं है। इतना कहकर उसने अपने कपड़े उठाकर दिखाए। उसके शरीर पर पहले के सारे घाव पूरी तरह गायब हो चुके थे। जो माओ ने खुद ध्यान से देखा और अब उनके मन में कोई शक नहीं बचा। अगर इमोर्टल इतने शक्तिशाली हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बर्तन पानी से भरवाया और उस डिवाइन पिल को उसमें घोल दिया। गांव के सभी लोग लाइन लगाकर आए और हर किसी ने एक एक कटोरा पानी पिया। किसी ने जरूरत से ज्यादा नहीं लिया। दवा पीते ही सभी को अपने शरीर में नई ताकत महसूस होने लगी और उनकी सारी तकलीफें पल भर में गायब हो गईं। 1 घंटे से भी कम समय में पूरा क्विंगजियान विलेज प्लेग से पूरी तरह ठीक हो गया और पूरा गांव खुशी से जोर जोर से जयकारे लगाने लगा। यह दिव्य पानी सच में कमाल का है। शीमेंग, उस इमोर्टल का नाम क्या है? हमें उनका नाम और उपाधि पता होनी चाहिए ताकि हम सही तरीके से उनका धन्यवाद कर सकें और उनकी पूजा अर्चना कर सकें। शीमेंग ने जवाब दिया, इमोर्टल खुद को होली लॉर्ड कहते हैं और उनका नाम सूची है। ओह हाँ, इमोर्टल ने विलेज चीफ को भी कहा है कि वो पहाड़ पर जाकर उनसे मिले। जो माओ ने तुरंत कहा, अगर ये इमोर्टल का आदेश है तो मुझे खुद पहाड़ पर जाकर उन्हें सम्मान देना ही होगा। देखते ही देखते अगला दिन आ गया। सुबह उठते ही मैंने हमेशा की तरह सिस्टम पैनल खोला, लेकिन उस पर दिख रहे डेटा को देखकर मैं हैरान रह गया। होस्ट सूसी, हॉर्स टैलिस्मैन अनलॉक्ड। अगला टैलिस्मैन अनलॉक होने की प्रोग्रेस 100%। क्या प्रोग्रेस पूरी भर गई? मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। रुको जरा, युनशी विलेज की पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा नहीं है, फिर इतनी रेप्यूटेशन पॉइंट्स कैसे मिल गई? यह सोचकर मैंने अपने मन में सिस्टम से पूछा, आखिर यह हुआ कैसे? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट को मिलने वाली रेप्यूटेशन पॉइंट्स फिक्स नहीं होती। यह कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे मॉर्टल्स का आप पर कितना विश्वास है, उनकी ग्रेटिट्यूड कितनी गहरी है और उस घटना का असर कितने बड़े लेवल पर पड़ा है। यह सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। अब समझ आया कि रेप्यूटेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। चिंगजिन विलेज के लोगों ने पहले प्लेग की वजह से पूरी तरह निराशा देखी, फिर मैंने डिवाइन पावर और एलिक्सिर से उनकी जान बचा ली, इसलिए उनके दिल में मेरे लिए गहरा सम्मान और अटूट विश्वास बन गया। मैंने मन ही मन सोचा, अब मुझे ऐसी पावर चाहिए जो एक सच्चे इमोर्टल की इमेज को और भी मजबूत बनाए, ताकि मेरी रेप्यूटेशन और तेजी से बढ़े। ऐसा लग रहा था कि प्रोग्रेस मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेज बढ़ रही है। यही तो असली स्पीड है। मैंने अपनी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल किया और सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर ध्यान लगाया। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में एक नई ताकत दौड़ गई है। मैंने पूरा ध्यान उस एनर्जी को कंट्रोल करने में लगाया। धीरे धीरे मेरे पैर जमीन से ऊपर उठने लगे और कुछ ही पल में मेरा पूरा शरीर हवा में हल्का होकर तैरने लगा। तो ये है हवा में उड़ने का एहसास। मैं खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पक्षी को पहली बार पंख मिल गए हों। मैं आजादी से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच उड़ता रहा जब तक पूरी तरह थक नहीं गया, फिर वापस पहाड़ की चोटी पर लौट आया। अब जब उड़ना सीख ही लिया है तो इस टैलिस्मैन की बाकी पावर्स भी टेस्ट करनी चाहिए। मैंने अपनी नज़र दूर दूसरे पहाड़ पर पड़े एक बहुत बड़े पत्थर पर टिकाई, जो कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। चलो पहले इसी पत्थर को कंट्रोल करके देखते हैं। मैंने पूरा ध्यान उस पत्थर पर लगाया और कुछ ही सेकंड में वो विशाल चट्टान धीरे धीरे हवा में उठ गई और वहीं स्थिर होकर तैरने लगी। लगता है इस टैलिस्मैन की कंट्रोल रेंज मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसके बाद मैंने इसकी स्पीड टेस्ट करने का फैसला किया। मैंने अपनी इच्छा शक्ति से उस चट्टान को अपनी तरफ आने का आदेश दिया, लेकिन वो इतनी धीरे धीरे उड़ रही थी कि उसकी स्पीड किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज्यादा नहीं लग रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, टैलिस्मैन की सबसे बड़ी ताकत उसकी लंबी रेंज और किसी भी चीज को आसानी से कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, लेकिन उसकी स्पीड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर भी इस प्राचीन दुनिया में जहां किसी के पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, ये ताकत अकेले ही काफी थी। तभी पहाड़ के नीचे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि कल रात वाला शीमंग इस बार सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा था।
शायद यही विलेज चीफ थे। मैंने तुरंत उड़कर हवा में अपनी जगह बना ली और वहीं उनका इंतजार करने लगा। जैसे ही शीमंग और जो माओ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, दोनों मुझे हवा में तैरता देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। ये सच में एक इमॉर्टल हैं। होली लॉर्ड, मैं आपका सेवक शीमंग और हमारे विलेज चीफ जो माओ आपको प्रणाम करते हैं, मैंने शांत आवाज में कहा। इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने जो माओ की तरफ देखा और पूछा, अभी कौन सा साल चल रहा है और ये जगह किस राज्य के अंदर आती है? जो माओ ने सम्मान से जवाब दिया, होली लॉर्ड, अभी ग्रेट सॉन्ग डायनेस्टी का ट्यनशिंग एरा का 3रा साल चल रहा है। ये जगह जंगनन के पिंगजंग प्रीफेक्चर के अंदर आती है। ये सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, तो मैं ग्रेट सॉन्ग डायनेस्टी के समृद्ध नॉर्दर्न सॉन्ग काल में आ गया हूँ। ट्यनशिंग का 3रा साल यानी एम्परर रेंजोंग के शुरुआती शासन का समय, जब पूरे देश में शांति और स्थिरता थी। फिर मैंने धीरे से कहा, जब मैं आखिरी बार इंसानों की दुनिया में आया था तब पूरी दुनिया भयानक सूखे से जूझ रही थी। लगता है तब से ग्रेट सॉन्ग डायनेस्टी तक हजारों साल बीत चुके हैं। मेरी बात सुनकर जो माओ और भी ज्यादा हैरान हो गए और तुरंत बोले, होली लॉर्ड, उस समय से अब तक 1000 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसे इमॉर्टल के दर्शन होंगे जो हजारों साल से जीवित है। होली लॉर्ड, आखिर आपको यहां किस काम से आना पड़ा? मैंने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, बस प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए यूं ही इस दुनिया का हाल देखने निकल पड़ा हूं। तभी शीमेंग आगे बढ़ा और बोला, होली लॉर्ड, अगर आपका कोई और जरूरी काम नहीं है तो कृपया हमारे गांव चलिए। आपने कल हमारे पूरे गांव के लोगों की जान बचाई है। यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। हम दिल से चाहते हैं कि आप चिंगजिन विलेज पधारें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। पहले तो मेरा मन मना करने का था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास पर्याप्त रेपुटेशन पॉइंट्स हैं और इस प्राचीन दुनिया में मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि गांव जाकर यहां की जिंदगी भी देख लूंगा और मेरी पहचान भी और बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा, जब तुम लोग इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इतना कहते ही मैंने हल्का सा हाथ उठाया और टैलिस्मन की डिवाइन पावर तुरंत एक्टिवेट हो गई। शिमंग और जो माओ ने अचानक महसूस किया कि उनका शरीर बहुत हल्का हो गया है। अगले ही पल दोनों जमीन से ऊपर उठ गए और हवा में तैरने लगे। ये क्या हो रहा है? होली लॉर्ड, हम उड़ रहे हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। घबराओ मत, मैं सिर्फ अपनी डिवाइन पावर से तुम्हें हवा में उठा रहा हूं ताकि तुम्हें पैदल चलने की परेशानी ना हो। करीब 10 मिनट बाद हम पहाड़ के नीचे चिंगजिन विलेज पहुंच गए। तभी एक विलेजर ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, देखो, आसमान में 3 बड़े पक्षी उड़ रहे हैं। सभी लोगों ने ऊपर देखा। दूर आसमान में 3 काले से धब्बे धीरे धीरे गांव की तरफ आते दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में किसी ने हैरानी से कहा, अरे, ये तो शीमेंग और विलेज चीफ हैं। क्या ये सच में उड़कर आ रहे हैं? इतना कहते ही झो माओ तुरंत मेरी तरफ मुड़े और घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें देखकर गांव के बाकी सभी लोग भी एक साथ घुटनों पर बैठ गए। होली लॉर्ड, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने शांत आवाज में कहा। सब लोग उठ जाओ, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। झो माओ खड़े हुए और जोर से बोले, आज चिंगजिन विलेज के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हर परिवार अपना सबसे अच्छा खाना लेकर आए। आज हम होली लॉर्ड के स्वागत में एक बड़ा भोज करेंगे। सभी विलेजर्स ने एक साथ हामी भरी और अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में गांव के बाहर एक लंबी मेज सज गई, जिस पर घर की बनी चावल की शराब, स्मोक्ड मीट, ताज़े फल और सब्जियां रखी हुई थीं। सबके साथ खाना पीना खत्म करने के बाद मैं खड़ा हुआ और वापस पहाड़ पर लौटने की तैयारी करने लगा। होली लॉर्ड, कृपया रुक जाइए, झो माओ ने सम्मान से कहा। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया है कि हम लकड़ी और पत्थर इकट्ठा करके आपके लिए गांव में एक घर बनाएंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। मैंने शांत आवाज में पूछा, तुम लोग इतनी जिद क्यों कर रहे हो कि मैं गांव में ही रहूं? झो माओ ने सिर झुकाकर कहा, होली लॉर्ड, आपकी मंशा हम समझते हैं। भले ही अब भी देश में शांति और समृद्धि है,
लेकिन पिंगजियांग प्रेफेक्टर्स की सीमा पर जहरीली हवा और प्लेग फैला हुआ है। आसपास के 7-8 गांव इस बीमारी की वजह से पूरी तरह खाली हो चुके हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि क्विंगजियान विलेज की रक्षा कीजिए और हमारे लोगों को सुरक्षित रखिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे इस गांव की सादगी पसंद है, लेकिन जो लोग अमरता की साधना करते हैं उन्हें अपनी रहस्यमयी पहचान बनाए रखनी पड़ती है। अगर मैं बहुत लंबे समय तक इंसानों के बीच रहूंगा तो मेरे इमोर्टल होने का असर कम हो जाएगा। फिर मैंने आगे कहा, जो लोग साधना करते हैं उन्हें प्रकृति के बीच रहकर ध्यान करना होता है, इसलिए गांव में लंबे समय तक रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं चिंगली माउंटेन पर अपना एक केव ड्वेलिंग बनाऊंगा और वहीं हमेशा रहूंगा। अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरी काम हो तो पहाड़ पर आकर मुझसे मिल सकते हो। ये सुनते ही झोऊ माओ और शीमेन खुशी से भर गए और तुरंत हामी भर दी। फिर शीमेन ने झिझकते हुए पूछा, होली लॉर्ड, क्या वो डिवाइन मेडिसिन बहुत कीमती थी? मैंने जवाब दिया, हाँ, एलिक्सिर बहुत दुर्लभ होती है। उसे बनाने के लिए कई कीमती स्पिरिचुअल हर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, सिर्फ एलिक्सिर देकर लोगों का इलाज करूंगा तो शायद लोग मेरा नाम कुछ समय तक याद रखेंगे, लेकिन अगर मैं उनके सामने अपनी डिवाइन पावर दिखाऊं तो वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। ये सोचकर मैंने कहा, हालांकि अब भी मेरे पास एलिक्सिर नहीं है, लेकिन मैं अपनी डिवाइन पावर से लोगों का इलाज कर सकता हूँ। आसपास के सभी गांवों में जितने भी प्लेग से बीमार लोग हैं उन्हें यहाँ इकट्ठा कर लो। मैं कल इसी समय वापस आऊँगा और सबका इलाज करूँगा। इतना कहकर मैं एक परछाई की तरह हवा में उड़ गया और सीधे चिंगली माउंटेन की तरफ निकल गया। मेरे जाते ही सभी विलेजर्स एक साथ झुक गए और जोर से बोले, होली लॉर्ड को हमारा सादर प्रणाम। मेरे जाने के बाद गांव के लोग बैठकर मेरी अगली बार आने की तैयारी के बारे में बात करने लगे। अंकल वंग ने जो माओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओल्ड जो, तुम्हारे रिश्तेदार जोजिया आओ में भी प्लेग फैला हुआ है, उन्हें भी यहाँ बुला लेते हैं। तभी एक और बुजुर्ग ने देखा कि जो माओ अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, ओल्ड जो, क्या सोच रहे हो? जो माओ ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं यही सोच रहा हूं कि होली लॉर्ड ने हमारी जान बचाई है, लेकिन हमारे पास उन्हें धन्यवाद देने के लिए कोई कीमती चीज ही नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, सही बात है, इमोर्टल को दुनियावी चीजों से क्या मतलब, शायद वो हमारी कोई भी चीज स्वीकार भी ना करे। जो माओ कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे एक आइडिया आया है। इंसानों को नाम और सम्मान पसंद होता है और मंदिरों में भगवान की भी पूजा, धूप और मूर्तियों से महिमा बढ़ाई जाती है। भले ही होली लॉर्ड इन चीज़ों की परवाह न करें, लेकिन अगर हम उनका नाम दूर दूर तक फैला दें तो उन्हें ज़रूर खुशी होगी। बाकी सभी बुजुर्गों ने उसकी बात से सहमति जताई और उसकी तारीफ करने लगे। इसके बाद जो माओ ने होली लॉर्ड की कई तस्वीरें बनवाईं और जब गांव वाले आसपास के गांवों से प्लेग के मरीजों को लाने गए तो उन तस्वीरों को भी साथ लेकर गए और हर जगह होली लॉर्ड का नाम फैलाने लगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही चिंगजन विलेज से 4-5 ताकतवर आदमी आसपास के गांवों में प्लेग से पीड़ित लोगों को लाने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ शीमंग अपनी बेटी को लेकर अपने ससुर के गांव लिजा विलेज की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो लोग गांव के अंदर पहुंचे, सामने का नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। पूरा गांव बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। कई घर जलकर सिर्फ उनका ढांचा ही बचा था। नियानियन ने घबराकर पूछा, दादाजी और दादी जी ठीक तो होंगे ना? तभी फटे पुराने कपड़े पहने एक विलेजर घबराया हुआ उनके पास से भागता हुआ निकला। शीमंग तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे रोकते हुए पूछा, भाई, गांव का ये हाल कैसे हो गया? ओल्ड मैन ली का परिवार कहाँ है, जो गांव के पूर्व वाले हिस्से में रहता है? उस आदमी ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम ओल्ड मैन ली के दामाद हो? फिर उसने दुखी होकर कहा, हाय, गांव में प्लेग बहुत बुरी तरह फैल चुका है। विलेज चीफ का कहना था कि जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं वो मनहूस हैं, इसलिए सबको गांव के बाहर पड़े पुराने एंसेस्ट्रल हॉल में छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी किस्मत पर जिएं या मरें, और प्लेग फैलने से रोकने के लिए उनके घर भी जला दिए गए। ये सुनते ही शी मेंग का चेहरा बदल गया। उसने बिना एक पल गंवाए नियन का हाथ पकड़ा और गांव के बाहर बने उस पुराने एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से सीलन और दवाइयों की तेज़ बदबू आई।
अंदर करीब 1 दर्जन लोग जमीन पर पड़े थे। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे, सांसें बहुत हल्की चल रही थीं और किसी में हाथ उठाने तक की ताकत नहीं बची थी। शीमंग ने चारों तरफ देखा और जल्दी ही कोने में बैठे अपने ससुर ओल्ड मैन ली और सास को पहचान लिया। वो जोर से चिल्लाया, पिताजी, माताजी, और दौड़कर उनके पास पहुंच गया। ओल्ड मैन ली बड़ी मुश्किल से उठकर बैठे और बोले, शीमेंग, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी यहाँ से चले जाओ, हमें प्लेग हो चुका है, ये तुम्हें भी लग जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र शीमेंग के पीछे खड़ी न्यान न्यान पर पड़ी, वो घबरा कर बोले, तुम तो बिल्कुल समझदारी नहीं दिखा रहे, ऊपर से न्यान न्यान को भी साथ ले आए, उसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। शीमंग ने अपने ससुर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, न्यान को कुछ नहीं होगा। हमारे चिंगजियन विलेज की रक्षा खुद एक इमोर्टल कर रहे हैं, वहाँ प्लेग का कोई असर नहीं होता। पास में पड़े कुछ बीमार विलेजर्स ये सुनकर सिर हिलाने लगे। उनमें से एक बोला, इमोर्टल? शिमंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दूसरा बोला, ओल्ड ली, लगता है तुम्हारा दामाद डर के मारे पागल हो गया है। कैसी डिवाइन प्रोटेक्शन? इस प्लेग ने इतने लोगों की जान ले ली, इसे इतनी आसानी से कैसे रोका जा सकता है? उनकी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि ली फैमिली विलेज के विलेज चीफ ली हुआयान हाथ में एक बड़ा लकड़ी का डंडा लेकर अंदर आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, शीमेंग, तुम हमारे लिए फैमिली विलेज में क्या कर रहे हो? चिंगजियान विलेज की बदकिस्मती यहां मत लाओ। शीमेंग ने भी गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? प्लेग होते ही उन्हें एंसेस्ट्रल हॉल में मरने के लिए छोड़ दिया और सोच लिया कि घर जला देने से बीमारी रुक जाएगी। फिर उसने आगे कहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, हमारे चिंगजियन विलेज में एक सच्चे इमोर्टल धरती पर आए हैं। उन्होंने पूरे गांव की प्लेग पहले ही खत्म कर दी है। मैं आज अपने सास ससुर और यहाँ के बाकी बीमार विलेजर्स को चिंगजियन विलेज इलाज के लिए ले जाने आया हूँ। ली हुआयान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। पिछली रात की वो अजीब घटना उसके दिमाग में घूमने लगी, जब गांव से करीब 10 मील पश्चिम की तरफ चिंगजियान विलेज के ऊपर अचानक सुनहरी रोशनी आसमान तक चली गई थी। उस समय उसे लगा था कि शायद कोई व्यापारी होगा, लेकिन अब उसके मन में शक होने लगा कि कहीं सच में कोई इमोर्टल तो नहीं आया। फिर भी शिमंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शिमंग ने अपने कपड़ों में से एक तस्वीर निकाल ली। देखो, ये हैं सूसी, वही होली लॉर्ड जिन्होंने हमारे चिंगजियान विलेज को बचाया था। उनकी ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि ये छोटी सी प्लेग उनके लिए कुछ भी नहीं है। ली हुआन ने तस्वीर को देखकर तिरस्कार से कहा, कौन जाने ये बस कोई तस्वीर हो जो तुमने खुद बना ली हो। इमोर्टल्स इतनी आसानी से धरती पर नहीं आते। ऐसी अफवाहें मत फैलाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात खत्म होते ही वहां माहौल पूरी तरह गर्मा गया। तभी नियानियन अचानक शीमंग का हाथ छुड़ाकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी छोटी सी बॉडी बिल्कुल सीधी थी और उसने जोर से कहा, सब लोग झगड़ा करना बंद करो। चिंगजियन विलेज में सच में एक इमोर्टल आए हैं। उनका दिल बहुत दयालु है। अगर प्लेग से बीमार लोगों को चिंगजियन विलेज ले जाया जाए तो वो ज़रूर सबको ठीक कर देंगे। फिर उसने ली हुआयान की तरफ देखकर कहा, विलेज चीफ दादाजी, अगर आपको इमोर्टल पर भरोसा नहीं भी है, तब भी मेरे पिताजी इन लोगों को चिंगजियन विलेज ले जाएंगे तो आपके ली फैमिली विलेज का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यहाँ बीमारी और फैलने से भी रुक जाएगी। ली हुआयान कुछ देर तक चुप रहा। उसने ज़मीन पर पड़े बीमार विलेजर्स की तरफ देखा और आखिर उसकी आवाज़ थोड़ी नरम पड़ गई। शीमेंग, मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी की बात मानकर इस बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद शीमेंग ने अपने ससुर का सहारा दिया और करीब 1 दर्जन प्लेग से संक्रमित विलेजर्स को साथ लेकर चिंगजियान विलेज की तरफ चल पड़ा। ली हुआयान उन्हें जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। अगर चिंगजियन विलेज में सच में कोई इमोर्टल है तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। करीब आधे घंटे बाद चिंगजियन विलेज के बाहर विलेज चीफ जो माओ पहले से ही करीब 1 दर्जन विलेजर्स के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शीमेंग और उसके साथ आए लोगों को देखा, वो तुरंत आगे बढ़े और पूछा, शीमेंग, रास्ते में सब ठीक रहा?
कोई परेशानी तो नहीं हुई? शीमेंग ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक रहा। हम सभी लोगों को वापस ले आए हैं, अब बस होली लॉर्ड के आने का इंतजार है। 1 घंटा और बीत गया। इस दौरान बाकी विलेजर्स भी आसपास के गांवों से प्लेग से संक्रमित लोगों को लेकर वापस लौट आए। अब वहां कुल मिलाकर 30 से भी ज्यादा मरीज इकट्ठा हो चुके थे। जोमाओ सबके सामने खड़े होकर जोर से बोले, हमारे होली लॉर्ड दयालु और कृपालु हैं। आज उन्होंने खुद सभी प्लेग से पीड़ित लोगों की जान बचाने का फैसला किया है, इसलिए सब लोग श्रद्धा के साथ उनका इंतजार करो। उसी समय दूसरी तरफ मैं पहाड़ पर आराम से सो रहा था कि अचानक अलार्म क्लॉक की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। अरे नहीं, मैं तो आज विलेजर्स का इलाज करने वाला था। ये बात तो लगभग भूल ही गया था। मैं तुरंत उठकर तैयार हुआ और उड़ते हुए आसमान में पहुंच गया। ऊपर से नीचे देखा तो गांव के बाहर सभी विलेजर्स एक सीधी लाइन में घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। अरे, ये लोग तो मेरी पूजा ही करने लगे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन जब मैंने देखा कि सभी लोग कितनी श्रद्धा और उम्मीद के साथ मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब मुझे भी उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। तभी नीचे खड़े जो माओ ने जोर से आवाज लगाई, होली लॉर्ड के आगमन का स्वागत करो। जैसे ही जो माओ की आवाज गूंजी, उसी पल आसमान में तलवार की तेज गूंज सुनाई दी। जेड जैसी चमक वाली एक लंबी चांदी जैसी सफेद तलवार आसमान से नीचे उतरी और गांव के बीच खुले मैदान में आकर सीधी खड़ी हो गई। उसकी धार पर अब भी हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसके तुरंत बाद एक सफेद कपड़े पहने हुए पवित्र और सम्मानित शख्स धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरने लगा। उसके पूरे शरीर से ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी जैसे कोई देवता स्वर्ग से धरती पर आया हो। चिंगजियन विलेज के विलेजर्स ये नज़ारा देखकर भावुक हो गए और बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। होली लॉर्ड। वहीं दूसरे गांवों से आए लोग भी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। यहां तक कि ली होयान का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में इस दुनिया में इमोर्टल्स होते हैं? मैंने शांत आवाज में कहा, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां प्लेग से पीड़ित लोगों का इलाज करने आया हूं। जोमाओ तुरंत आगे बढ़े और बोले, होली लॉर्ड, ये सभी आसपास के गांवों से आए प्लेग के मरीज हैं। कृपया इन पर दया कीजिए। मैंने अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट की। अगले ही पल सभी बीमार लोगों के शरीर में गर्माहट फैल गई। उनका दर्द तेजी से गायब होने लगा और उनके चेहरे पर फिर से जान लौट आई। मेरी डिवाइन पावर की रोशनी में उनकी सारी बीमारी पल भर में खत्म हो गई। ये तो सच में कोई देवता है। जैसे ही आखिरी रोशनी भी गायब हुई, वहां मौजूद सभी विलेजर्स एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और बार बार सिर झुकाकर बोले, होली लॉर्ड, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हाथ उठाकर कहा, सब लोग उठ जाओ, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो माओ जल्दी से आगे आए और बोले, होली लॉर्ड, मुझे आपसे एक बात के लिए माफी मांगनी है। कल मैंने आपकी इजाजत के बिना आपकी तस्वीर बनवाई और गांव वालों से उसे आसपास के गांवों में भिजवाया ताकि आपके अच्छे कामों की खबर सब जगह फैल सके। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गया। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा था। जितना ज्यादा मेरा नाम फैलेगा उतना ही मेरे प्लान को फायदा होगा। लेकिन बाहर से मैंने बिल्कुल शांत चेहरा बनाए रखा और कहा, कोई बात नहीं, तुमने लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। ये सुनते ही जो माओ ने राहत की सांस ली। तभी ली होयान आगे बढ़कर सम्मान से बोला, होली लॉर्ड, हम ली फैमिली विलेज के लोग भी आपकी शरण में आना चाहते हैं। हम आपके सम्मान में एक मंदिर बनाना चाहते हैं। कृपया हमें इसकी अनुमति दीजिए। मैंने उसे देखकर पूछा, विलेज चीफ ली, तुम यहां कैसे आए? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे गांव वालों की चिंता थी, इसलिए मैं चुपचाप इनके पीछे पीछे यहां आ गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सच में होली लॉर्ड के दर्शन होंगे। जो माओ ने उसकी तरफ देखा। वो खुश नहीं था, लेकिन कुछ बोला नहीं और चुपचाप खड़ा रहा। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी भावना की मैं कद्र करता हूं, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च मत करना। जितना हो सके उतना ही करना।
लोगों पर बेवजह बोझ मत डालना। ली होयान ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, होली लॉर्ड, निश्चिंत रहिए, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा और कभी भी लोगों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और अपने सिस्टम पेज को खोला। होस्ट सूसीआई, होस्ट टैलिस्मन अनलॉक्ड, चिकन टैलिस्मन अनलॉक्ड। अगला टैलिस्मन अनलॉक होने की प्रोग्रेस 86%। ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा, जब आज यहाँ आए बाकी गांवों के लोग वापस जाकर आज की घटना सबको बताएंगे, तब अगला टैलिस्मन भी लगभग अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये था कि अगला टैलिस्मन कौन सा चुनूं। अगली सुबह चिंगजन विलेज की एक छोटी सी गली में अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने साधारण मोटे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन असल में वही मैं था जिसने मंकी टैलिस्मन की पावर से अपना रूप बदल लिया था। हाँ, पिछली रात रेप्यूटेशन पूरी होने के बाद मैंने तीसरे टैलिस्मन के रूप में मंकी टैलिस्मन को चुना था। मंकी टैलिस्मन की पावर सिर्फ इंसानों और चीज़ों को जानवरों में बदलने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये किसी इंसान को पूरी तरह किसी दूसरे इंसान का रूप भी दे सकती थी। मैं आराम से गांव में घूमता हुआ आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद एक टाइलों वाली छत के घर के सामने पहुंचा। बाहर लकड़ी के बोर्ड पर चिंगसी एकेडमी लिखा हुआ था। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि जो माओ सामने खड़े होकर करीब 1 दर्जन बच्चों को 3 कैरेक्टर क्लासिक पढ़ा रहे थे। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये जो माओ सच में बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, तभी तो चिंगजियान विलेज में इनकी इतनी इज्जत है। थोड़ी देर बाद जब बच्चों की पढ़ाई के बीच आराम का समय हुआ और सभी बच्चे बाहर खेलने चले गए, तब मैंने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। मैंने पूछा, विलेज चीफ जो, आप इतनी लगन से बच्चों को पढ़ना लिखना इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आगे चलकर वो इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करके बड़े अधिकारी बन सकें? जो माओ ने मेरी तरफ देखा। मैं उन्हें अनजान लग रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद मैं किसी दूसरे गांव से आया हूं। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाता कि वो अधिकारी बने। मेरी इच्छा है कि उन्हें सही और गलत की समझ हो, वो सच और झूठ में फर्क करना सीखें। अगर वो कभी अधिकारी नहीं भी बन पाए, तब भी पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी जिंदगी खेती करने से कहीं बेहतर होगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। ये इंसान सच में दूर की सोच रखने वाला और ईमानदार है। जब पढ़ाई खत्म हुई और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए, तब झो माऊ ने बड़े प्यार से मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर के अंदर पहुंचा, वो अचानक मुड़े, तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुकाकर बोले, होली लॉर्ड, आपको मेरा प्रणाम। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। अरे, इसने तो मुझे इतनी जल्दी पहचान भी लिया।